हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट थर्ड है कंप्यूटर का। इसके पहले मैंने दो प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है, जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इस चैप्टर पे था, दोनों प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा आपका सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर पे, ठीक है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला सवाल है क्या है हमारा, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग हैं? A6, B7, C8 या D9। और ये आपका 2016 के एग्ज़ाम में भी आया है, UPSSC जे एग्ज़ाम 2016। तो बताइए कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? तो इसमें होगा आपका A6, ठीक है। कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग हैं, तो कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है आपका मॉनिटर, ठीक है। दूसरा है आपका CPU, ठीक है। थर्ड है आपका कीबोर्ड, ठीक है। फोर्थ है आपका माउस, ठीक है। 5 है आपका स्पीकर, फिफ्थ है आपका स्पीकर, ठीक है। सिक्स्थ है प्रिंटर, क्या है? प्रिंटर। याद रहेगा, कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 हैं, कौन कौन से हैं? तो आपका पहला मॉनिटर, दूसरा CPU, तीसरा कीबोर्ड, फोर्थ माउस, फिफ्थ स्पीकर और सिक्स्थ प्रिंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, UPS का विस्तृत रूप है, ठीक है। UPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, UPS, ठीक है। UPS का फुल फॉर्म बताना क्या होता है। A, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, B, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, C, यूनिवर्सल पावर सर्विस या D, यूनिवर्सल पावर सेविंग। तो क्या होगा बताइए, UPS का फुल फॉर्म कौन सा होगा इसमें? तो देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन A, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। और देखिए, यूपीएस जो है आपका हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस है आपका यूपीएस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? तो शायद ये आपको पता होगा, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? सीपीयू, मॉनिटर, रैम, रोम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? तो ये आपको पता ही होगा, सीपीयू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा, ठीक है। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर का जो कैपेसिटी है, उसकी कार्यक्षमता को और बेटर करना चाहते हैं तो किस चीज़ को अपग्रेड करना होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसको अपग्रेड करना होगा? A, CPU, B, मॉनिटर, C, कीबोर्ड या D, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें क्या होगा? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका A, CPU को आपको अपग्रेड करना होगा, ठीक है। जो CPU आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। और CPU का 3 मुख्य भाग होता है, ALU, CU और रजिस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, ठीक है। सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? A, मॉनिटर, B, CPU, C, CD-ROM, D, फ्लॉपी डिस्क या E, प्रिंटर। तो बताइए इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? कौन सा होगा इसमें? सिस्टम यूनिट का भाग है, क्या होगा? तो देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन B, ठीक है, CPU जो है आपका सिस्टम यूनिट का भाग है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है,
सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? ठीक है, ए जीबी, बी मेगाहर्ट्ज, सी एमआईपीएस या डी बैंड दर। तो बताइए क्या होगा इसमें? इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मेगाहर्ट्ज या जी एच जे गीगाहर्ट्ज, GHZ इसमें भी, या फिर MHZ। ठीक है, इसमें भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? ठीक है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होता है? क्या होगा इसमें? किस जगह पर जोड़ना, तुलना करना और मिलाने का कार्य होता है? ए स्मृति चिप, बी सीपीयू चिप, सी फ्लॉपी डिस्क या डी हार्ड डिस्क। कहाँ पे होता है? कौन सा होगा इसमें सही? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी सीपीयू। ठीक है, सीपीयू आपका सही आंसर होगा। सीपीयू आपको पता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, और मस्तिष्क भी कहलाता है कंप्यूटर का। और देखिए ALU जो सीपीयू हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU आपका कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर ये आपका सीपीयू का ही भाग है। तो इसी में से जो आपका ALU है, यहीं पर क्या होता है, जो कंप्यूटर के सभी गणितज्ञ यानी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो यही लिखा है आपका जोड़ना, तुलना और मिलाने का कार्य होता है। तो कहाँ होता है? सीपीयू चिप में ALU के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनसे बताना है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर और प्लाटर। इसमें आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो क्या हुआ? इनपुट डिवाइस है ये, इनपुट डिवाइस है। क्या टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा आपका मॉनिटर, प्रिंटर और प्लाटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन USB की एक प्रमुख विशेषता है? ठीक है, USB की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ए स्वतंत्र प्लेटफॉर्म, बी आश्रित प्लेटफॉर्म, सी आश्रित सोर्स, डी आश्रित सॉफ्टवेयर या ई स्वतंत्र सॉफ्टवेयर। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन USB की प्रमुख विशेषताएं हैं? क्या होगा इसमें? और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्वतंत्र प्लेटफॉर्म। ठीक है, USB की एक प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र प्लेटफॉर्म। ठीक है, और देखिए USB का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये आपका USB का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न से कौन करता है? ठीक है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? ए BIOS, बी हार्ड डिस्क, सी प्रोसेसर, डी CD। तो बताइए कौन है जो सभी हार्डवेयरों की जांच करता है?
तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, BIOS। ये आपका जो है वो क्या करता है, सभी हार्डवेयरों की जांच करता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक आई से इनपुट, फिर से ओ से है आपका आउटपुट, ठीक है। और एस से होगा आपका सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें बताइए। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, ठीक है। जो हमारा मदरबोर्ड होता है जो CPU में लगा होता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, ठीक है। ए इनपुट यूनिट, बी सिस्टम बस, सी ALU, डी प्राइमरी मेमोरी, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तो बताइए क्या होगा। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी सिस्टम बस, ठीक है। सिस्टम बस क्या करता है, CPU और मेमोरी आदि को दूसरे भागों से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। देखिए जो हमारा सिस्टम बस है इसे फ्रंट साइड बस, इंटरनल बस या मेमोरी बस भी कहते हैं, ठीक है। जो सिस्टम बस है उसको और किन नामों से जानते हैं, तो आपका पहला फ्रंट साइड बस, इंटरनल बस या मेमोरी बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता यानी कैपेसिटी और अनुकूलत यानी कंपेटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ए विस्तार कार्ड, बी पोर्ट, सी मदरबोर्ड या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्षमता और कंपेटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए विस्तार कार्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड, हिंदी में इसको कहते हैं विस्तार कार्ड, ठीक है। पोर्ट आपको पता है, मदरबोर्ड आपको पता है। तो बताइए कंप्यूटर की क्षमता और कंपेटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ए विस्तार कार्ड, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, एक्सपेंशन कार्ड ही आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युतीय संकेत यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो संकेत यानी कि ऑडियो सिग्नल, अब इसका हिंदी और इंग्लिश है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ए वीडियो कार्ड, बी ऑडियो कार्ड, सी नेटवर्क कार्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसमें सही, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ऑडियो कार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सिस्टम यूनिट क्या है, ठीक है। ये क्या करता है, ए इनपुट आउटपुट डिवाइस कोऑर्डिनेट करता है, बी कंटेनर है मतलब कि सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं, सी सिस्टम यूनिट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है, डी सिस्टम यूनिट डेटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है, या ई सिस्टम यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। तो बताइए सिस्टम यूनिट का क्या कार्य है, वो क्या करता है सिस्टम यूनिट,
तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कंटेनर है। सिस्टम यूनिट जो होता है वो एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं, ठीक है। देखिए सिस्टम यूनिट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह एक प्रकार का कंटेनर यानी कि बॉक्स, ठीक है, बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आपके होते हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर, रैम, बस, पोर्ट इत्यादि शामिल होते हैं, ठीक है। तो कंटेनर जो जिसको बॉक्स कहते हैं उसमें क्या क्या रखे जाते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है आपका, पहला आपका होता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। दूसरा क्या होता है इस कंटेनर में, तो आपका होता है रैम, ठीक है। फिर क्या होता है, तो बस, ठीक है, और फिर पोर्ट, ये सब आपके रखे जाते हैं क्या, कंटेनर में। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, ए एलयू, बी कंट्रोल यूनिट, सी मेमोरी यूनिट, या डी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होगा। ई आपका है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें क्या सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों मूवमेंट को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं, जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के पार्ट है एलयू, सीयू, ठीक है। तो उस एलयू में यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होते हैं, ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, या ई इनमें से कोई नहीं। तो एलयू में क्या होते हैं, क्या होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है, एलयू में रजिस्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का हिस्सा है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में होगा एलयू में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों का संग्रह करने के लिए जो मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए। तो आई थिंक आपको पता होगा किसका प्रयोग करते हैं हम कैलकुलेशन के लिए, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, एलयू। इसमें पता होगा आपको, इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, एलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, ए एलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, सी कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम, या डी रैम, रॉम एंड एलयू। तो बताइए प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होंगे, इसमें कौन सा होगा आपका सही आंसर, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एलयू कंट्रोल यूनिट एंड रैम, ठीक है। प्रोसेसर के ये तीनों मुख्य भाग हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा डेटा, मतलब कि चार आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन है जो डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है, मतलब कि जो डेटा कंप्यूटर में रखते हैं या फिर प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम रखते हैं उसका उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। तो क्या होगा, एचडी रैम, प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी,
या डी एस रैम? कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है तथा वर्तमान उपयोगों के लिए लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन का संग्रह प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ी मात्रा में अस्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, बड़ी मात्रा में अस्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या होगा इसमें? बड़ी मात्रा में क्या, परमानेंट जो डाटा है उसको एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ए ब्रा मेमोरी का, बी आंतरिक मेमोरी का, सी प्राइमरी मेमोरी का, डी गैर परिवर्तनशील मेमोरी का। तो इसमें क्या होगा? बड़ी मात्रा में अस्थायी डाटा को एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बाह्य मेमोरी का। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में सबसे तेज कौन सा है? ठीक है, सीडी रोम, रैम, रजिस्टर और कैची। तो बताइए इसमें सबसे तेज कौन है? कौन इसमें सबसे तेज है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रजिस्टर। रजिस्टर इनमें से सबसे तेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? ठीक है, वर्तमान में जो सीपीयू द्वारा जो निष्पादित जो प्रोग्राम और डेटा है उसको कौन स्टोर करता है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी ऑक्सिलरी मेमोरी या डी टेरिटरी मेमोरी। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें? सीपीयू में वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा कौन स्टोर करता है? क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आपका क्या करता है? वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित यानी कि एक्सिक्यूट प्रोग्राम, निष्पादित प्रोग्राम का मतलब होता है इसका इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सिक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, एक्सिक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और देखिए जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? तो रैम, पहला आपका रैम और दूसरा रोम। ये दोनों आपके क्या हैं? प्राइमरी मेमोरी हैं। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, जो रैम है वो आपका क्या है? अस्थाई मेमोरी है, यानी कि टेम्पोरेरी मेमोरी है। रैम क्या है? टेम्पोरेरी मेमोरी यानी कि अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, जबकि आपका रोम, रोम क्या है? रोम आपका अस्थाई मेमोरी है, यानी कि परमानेंट मेमोरी है आपका रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए लॉजिक, बी कंट्रोल, सी स्टोरेज, डी प्रोग्राम। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें? मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा होगा?
लॉजिक कंट्रोल स्टोरेज प्रोग्राम क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी, मेमोरी, या फिर उसको कहिए आप स्टोरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कंप्यूटर प्रोग्रामों और डेटा को स्टोर करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, जहां कंप्यूटर के प्रोग्राम और डेटा को हम स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? ए बैकअप, बी स्टोर हाउस, सी स्टोरेज यूनिट, या डी मेमोरी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, कौन सा होगा? जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, सी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? बाह्य मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जो फ्लॉपी डिस्क है वो आपके बाह्य यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी, सॉरी, हाँ ठीक है, बाह्य मेमोरी मतलब कि एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों आपका फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रोम के सभी रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? ठीक है, ए मिडिलवेयर, बी फर्मवेयर, सी शेयरवेयर, डी फ्रीवेयर। तो क्या होगा इसमें, बताइए? रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? क्या होगा? रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, फर्मवेयर, FIRMWARE। ठीक है, फर्मवेयर। ठीक है, इंग्लिश में फर्मवेयर, इंग्लिश हिंदी में फर्मवेयर। ठीक है, रोम के सभी रूपों को हम और क्या कहते हैं? तो फर्मवेयर। ठीक है, देखिए चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन ईप्रोम के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कि ईप्रोम के बारे में इनमें से एक सत्य नहीं है और तीन आपका तो सत्य है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, कौन सा असत्य है आपका ईप्रोम के बारे में? ए, ईप्रोम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है। सी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। डी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। तो बताइए ईप्रोम इनमें से क्या ईप्रोम के बारे में गलत है इसमें से? क्या होगा इसमें? देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये ईप्रोम के बारे में गलत है। ठीक है, और उसके अलावा जो तीन है वो आपके सही है। जो हमारा ईप्रोम होता है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। ये आपका ईप्रोम का फुल फॉर्म भी हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये आपका ईप्रोम का फुल फॉर्म भी हो गया। ठीक है, और ईप्रोम इसके अलावा क्या है, तो यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है। ठीक है, एंड यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा गलत है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन असत्य है, तो आपका ए ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन के लिए परेशान ना हो, क्वेश्चन का लेवल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, अब बताइए इसमें
आपको ये बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं, एक या दो या दोनों कथन सही है, फिर कोई कथन सही नहीं है, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए बताइए क्या होता है। पहला जो लिखा हुआ है 1, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है। तो अब बताइए इसमें कौन सही है, पहले आप बताइए। क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2, ठीक है। केवल 2 सही है, मतलब कि केवल आपका बी, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन आपका केवल सही है। समान संग्रह क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है, ठीक है। जबकि आपका जो पहला कथन है प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं जो हमारा सही है उसके बारे में बात करते हैं। तो सही है आपका दूसरा कथन, समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम जो है एस रैम की तुलना में सस्ती है, ठीक है। अब देखिए डी रैम का फुल फॉर्म होता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और देखिए जो हमारा डी रैम है उसको आमतौर पर डेटा या प्रोग्राम कोड के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डी जो रैम है डी रैम, इसका कहाँ हम प्रयोग करते हैं? तो जनरली हम इसको डेटा और प्रोग्राम कोड के लिए, डेटा और प्रोग्राम कोड के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैच मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, एस रैम, डी रैम, सी ब्लू रे डिस्क, डी डीवीडी, कौन सा होगा इसमें आपका सही? कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका राइट एस रैम, ठीक है। कैच मेमोरी के लिए मुख्य रूप से एस रैम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए अब ये जो कैच लिखा है, कैच ये क्या है? तो देखिए यह एक जो कैच लिखा है ये क्या है? तो यह एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो आंकड़ों यानी कि डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। कैच मेमोरी क्या है? तो कैच मेमोरी आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। और जो ये क्या है, मुख्य रूप से एस रैम का प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेल समय है, ठीक है। कौन सी मेमोरी का जो सबसे कम एक्सेल समय है, ठीक है। ए कैश मेमोरी, बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, या डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बताइए निम्न में से किसका सबसे कम एक्सेल समय है, कौन सा होगा इसमें आपका सही? इसमें कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका कैश मेमोरी, ठीक है। सबसे कम एक्सेल समय कैश मेमोरी का होता है। और कैश मेमोरी के बारे में 2 पॉइंट और हम क्या बताए थे, इसमें जनरली हम एस रैम का प्रयोग करते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या था, कैच मेमोरी क्या है? तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है जहाँ डेटा को संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन में बताइए क्या होगा, कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डायनेमिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये शायद आपको पता होगा, रैम का पूर्ण रूप क्या है। ए रीड अवेलेबल मेमोरी, बी रीड एक्सेस मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, या डी रीड एंटीवायरस मेमोरी, या डी ई इनमें से उपरोक्त सभी। तो क्या होगा आपका रैम का फुल फॉर्म। तो आपको पता होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह क्या स्टोर की जानी चाहिए। अच्छा, तो यह कहाँ स्टोर की जानी चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत है, ठीक है, तो यह कहाँ स्टोर की जानी चाहिए। ए सीपीयू में, बी रैम में, सी सेकेंडरी स्टोरेज में, डी सीडी में, या ई टेप में। कहाँ होगा स्टोर करनी चाहिए, कौन सा होगा इसमें आपका सही आंसर। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो कहाँ इसको स्टोर करेंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि। ठीक है, जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है, क्यों इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ए इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, बी इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है, सी डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, या डी इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, या ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर यानी कि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि डेटा रिटर्न करने के लिए इसे कंटिन्यूअस पावर यानी कि सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ए अस्थिर है, बी बहुत कीमती है, सी कम क्षमता वाला है, डी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो बताइए रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होगा इसमें कौन सा सही होगा। रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, अस्थिर है। ठीक है, रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अस्थिर मेमोरी है। ठीक है, अस्थिर का ही आपका मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अस्थिर है मतलब कि वोलेटाइल मेमोरी है। और देखिए जो हमारा अस्थिर मेमोरी है यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, वह मेमोरी होती है जो
कंप्यूटर के ऑपरेशन में डाटा को संग्रहित यानी कि स्टोर करती है, और जब कंप्यूटर बंद किया कर दिया जाता है तो वह डेटा गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोल रहा है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब कि सीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या होगा इसमें? ए कॉम्पैक्ट डिस्क, बी कंप्रेस्ड डिस्क, सी कंप्यूटराइज्ड डेटा, या डी कंप्रेस्ड डेटा। तो बताइए सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर वीडीयू को भी कहा जाता है। वीडियो का मतलब वीडियो का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ए वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट, बी वर्टिकल डायलिसिस यूनिट, सी वीडियो डिस्प्ले यूनिट, या डी वीडियो डायलिसिस यूनिट। तो बताइए वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कौन सा इसमें सही होगा आपका? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही है एक दो है। ठीक है, कथन निष्कर्ष जैसा इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो बताइए इसमें क्या होगा। पहला आपका कथन देखिए, सीडीआर एक पूर्ण लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देता है। पहला कथन। दूसरा, सीडी आरडब्ल्यू में आरडब्ल्यू अक्षरों का अर्थ होता है रीड एंड राइट। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 114। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वन और दो दोनों। ठीक है, सी डी आर एक पूर्णलेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देता है। ठीक है, और दूसरा सी डी आर डब्ल्यू में आर डब्ल्यू अक्षरों का अर्थ होता है रीड एंड राइट। तो दोनों आपका सही है। ऑप्शन ए, कथन ए और कथन दो दोनों आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सी डी आर डब्ल्यू डिस्क क्या है? ठीक है, जो सी डी आर डब्ल्यू डिस्क है वो क्या है? ए आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिक द्रुत यानी कि फास्ट एक्सेस होता है। ठीक है, वी ऑप्टिकल डिस्क का एक रूप है इसलिए इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है। सी फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डेटा रखती है। डी एक सी डी आर डब्ल्यू डिस्क को मिटा कर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले वाला अगर क्वेश्चन समझे होंगे तो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए इसमें सही होगा आपका ऑप्शन डी, सी डी आर डब्ल्यू डिस्क को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन हम किस में करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? ए बिट्स के द्वारा, बी ओम के द्वारा, सी एम्पियर के द्वारा, सी डी वोल्ट्स के द्वारा। तो किस में मापन करते हैं हम, किसके द्वारा? कौन सा इसमें सही होगा आपका? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बिट्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ए 32, बी 4, सी 8, डी 16। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका
बी 4, एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है, ठीक है, 4 बिट बराबर एक निब्बल, ठीक है, और 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है, ठीक है, कौन सा जो डिवाइस है वो सिग्नल कन्वर्जन करता है, ए मॉड्यूलेटर, बी फ्लैटर, सी कीबोर्ड, डी माउस, कौन सा होगा इसमें सही, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए मॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर आपका सिग्नल कन्वर्जन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए जो मॉड्यूलेटर एक और कार्य करता है, यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मॉड्यूलेटर का एक और कार्य है एनालॉग, जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कौन, मॉड्यूलेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है, ठीक है, तो बताइए इसमें कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण कौन है, ए कीबोर्ड, बी माउस, सी प्रिंटर, डी मॉडेम, तो इसमें कौन सा होगा, कम्युनिकेशन डिवाइस का कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण इनमें से किस में होगा, कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मॉडेम, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है, तो आपका मॉडेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और मॉडेम का आपका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर, ठीक है। आपका देखिए जो मॉडेम होता है यानी कि यह मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर, यह एक उदाहरण है किसका, कम्युनिकेशन डिवाइस का। देखिए यह क्या करता है, किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरे तक पहुंचाना इस का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है, ठीक है, मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर एक हार्डवेयर युक्ति है जो किसको जोड़ती है, ए सीपीयू और सीआरटी को, बी टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, सी प्रिंटर और मुख्य मेमोरी को, या डी मुख्य मेमोरी तथा सहायक मेमोरी को। तो बताइए इसमें क्या होगा, मॉड्यूलेटर एक हार्डवेयर युक्ति है जो किसको जोड़ती है, कौन सा इसमें आपका सही होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही वीडियो आपको टिल एग्जाम तक मिलता रहेगा, कंप्यूटर का 10 से 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा जिसमें सारा आपका चैप्टर कंप्यूटर का कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आज जो हमने जो जीके का प्रैक्टिस सेट सॉरी वन लाइनर जो कराया था उसमें जो 16 जो पार्ट हो चुका था, 17वां वीडियो आज आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें बताइए क्या सही होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन बी टेलीविजन लाइन और कंप्यूटर को, ठीक है, जो मॉडेम जो हार्डवेयर युक्ति है किसको जोड़ती है, तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ती है, ठीक है, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, SMPS का पूरा रूप क्या है, SMPS का पूरा रूप क्या है, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, बी सिंपल मोड बिजली की आपूर्ति, सी भंडारण मोड बिजली की आपूर्ति, या डी भंडारण मोड बिजली की कमी। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा, SMPS का पूर्ण रूप क्या होगा।
तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके मेनली है या फिर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से बताइए, पांचों में से आपका कौन सही होगा। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किया जाता है, ए स्लॉट, बी पेरिफेरल डिवाइस, सी सीपीयू या डी कंप्यूटर के पीछे। क्या होगा इसमें आपका सही। तो देखिए इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन ए, स्लॉट। ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है स्पेशली किसके साथ वर्क करके जो आंकड़े हैं उसको, आंकड़े को सूचना में प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ए मल्टीमीडिया, बी वर्ड्स, सी कैरेक्टर्स, डी नंबर्स या ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, मतलब कि वर्ड में घुमा दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका डी। और आपको पता भी होगा, भले ही इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको पता है नंबर में ही कार्य करता है। और कैसे करता है आपको पता है, बाइनरी सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है और बाइनरी सिस्टम आपका नंबर ही है 0 और 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और आपको पता है कैसे PDF मिलेगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना होगा और पे करना होगा 49 रुपीज़। और इसमें आपको क्या है, तो आपको जो हमारा GK का सेशन था उसमें 2500 प्लस क्वेश्चन जो है वन लाइनर है वो आपको मिल जाएंगे। जो करंट का जो अभी इस पर वर्क चल रहा है, करंट का भी 700 आपको वन लाइनर मिलेंगे 28 जनवरी से पहले। ठीक है, और कंप्यूटर का 800 प्लस क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस चल रहा, प्रैक्टिस सेट, ये आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट में ऐसा सेट किया हूँ कि आप इसको रट सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे आपका आंसर है, देख लीजिए हर क्वेश्चन के नीचे आपका आंसर है, आपको आंसर खोजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कल। और आज ही आपको एक GK का भी वीडियो मिलेगा, तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो देखा कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग सिविल के हैं वो स्पेशली परेशान ना हो, 1-2 दिन में आपका तैयार हो रहा है स्टील, अब जो भी मिलेगा आपको चैप्टर वाइज चलेगा। ठीक है, स्टील हो या फिर RCC हो या फिर सोम हो, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक अगले वीडियो के साथ, कंप्यूटर का 4th पार्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।